नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज हम ग्राउंड सर्वे में पहुंचे हैं और ग्राउंड सर्वे के दौरान हमारी मुलाकात भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर और यूएनओ में सर्विस दे चुके हमारे साथ विभूति कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत विभूति जी हमारे चैनल पे आपका। दूसरे हमारे साथ राजीव रंजन सिंह जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के गायघाट से। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। सबसे महत्वपूर्ण जिस प्रकार से हम लोग अभी देख रहे हैं कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र में तमाम पार्टियां अपना अपना कैंपेन कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जिस प्रकार से यहां राजपूतों में वर्चस्व और तमाम पार्टी और दूसरी तरफ राजद जो बिल्कुल एमओआई समीकरण पे अपना टारगेट साधे हुए है, देखना यह कि वास्तव में भारी कौन पड़ता है। लेकिन सबसे पहला सवाल कि जिस प्रकार से अभी तमाम पार्टी कैंपेन कर रही है, विभूति जी क्या लग रहा है इस बार गायघाट का समीकरण क्या रहने वाला है? गायघाट के समीकरण में जैसा चौक चौराहा पान दुकान वगैरह पर हमें जनता से बातचीत होती है या जनता का बातचीत सुनते हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि जो नीतीश कुमार की जो टीम है तिरछाप, वो आगे निकल रही है और जनता फिर से मन बना रही है गायघाट में इनको सत्ता देने का, क्योंकि पिछला 10 साल से राजद के विधायक रहे हैं और एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फीलिंग है गायघाट के जनता के पास, वो मैं देख रहा हूं। और लोगों का यही कहना है कि यहां तक कि जो आपने एमओआई समीकरण की जो बात की, यादव भी जो हैं, अब एस भी जुड़ गया, सहनी समीकरण भी उसमें दिख रहा है। जी जी, क्योंकि जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री का चर्चा हुआ जब से मुकेश सहनी का, तो एमओआई के साथ एस समीकरण भी दिख रहा है। वो ठीक है, लेकिन गायघाट में वो फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है। गायघाट में फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है जैसा पब्लिक के बीच मुझे सुनाई में दिया है। और अभी भी लोग, हालांकि मैं तो जनसुराज छोड़ चुका हूं। हाँ, एक चर्चा हम भूल गए थे कि देखिए पहले चूंकि आप लगातार जिस प्रकार से एक आर्मी रहने के साथ तमाम समाज सेवा भी आपने किया है, हमने देखा है कि आपके यहाँ तमाम लोग, जिस समय सर्वे का काम चल रहा है हालांकि अभी भी जारी है, लाइन लगा के लोग आपके यहाँ आता था और आप इसी अफसरशाही के खिलाफ न जाने कई सारे केस आपने पिटीशन फाइल किया है तमाम लोगों का। और जन सुराज को लेकर क्या बड़ी मुखर, क्योंकि प्रखंड अध्यक्ष, देखिए हमारे साथ ही प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, रिजाइन मार करके तब अब जदयू का जो है सो सेवा दे रहे हैं। जदयू में अच्छी बात है, समाज सेवा में आनी चाहिए, फौज में आपने सेवा दिया, समाज में भी सुधार हो। लेकिन बिल्कुल बिहार बदलाव के साथ साथ जिसको लेकर आप नारे लगा रहे थे कि अफसरशाही हावी हो गया, बिहार में बदलाव होना चाहिए, और अब जो है आप खुद उसमें अब शामिल होना चाह रहे हैं जी। क्या फैक्टर काम कर गया? जी, सारा चीज को नाप तोल करके जब मैंने देखा तो जनता का जो विचार है, जनता कहती है कि 3 ही आदमी को हम लोग जान रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है वो हम लोग नहीं जानते हैं। एक ओर खड़े हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी ओर खड़े हैं लालू यादव उनका विरासत, और तीसरी ओर खड़े हैं प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कोई नहीं है, उनका कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में। लालू यादव है, उन्होंने अपना पॉलिटिक्स से विरासत शुरू किया है। राजनीति होती है या जो हरा कपड़ा बांध करके गुंडई वाला जो बात होता है, माए बहन करने वाला जो मैटर होता है, वो तो साफ दिख रहा है। एक दिन जारंग चौक पर, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन 2-4 जो हरा कपड़ा बांध करके, अब मैं नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता और उनकी बोल भाषा ऐसी लगी हो रही है किसी मां करते। तो मैंने संत से उनसे पूछा कि आपका जो वहां बैठे वो कर रहे हैं मां बहन मान योजना लॉन्च करेंगे और आप लोग इस बेचारे को मां बहन क्यों कर रहे हैं, तो वो मेरे ऊपर भिड़ गए। वो तो कहने का मतलब यह है कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं या राजद का जो भी ऊपर स्तर तक, वो लोग बेहूदगी के लिए जाना जाता है और वो लोग जो है बहुत ही अजीब टाइप का भोंडे शब्दों का प्रयोग करता है और अनुशासनहीनता के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार के जितने कार्यकर्ता तक मुझे मिले, कोई अनुशासन ही नहीं मिला। उसमें बीजेपी वाले भी शामिल हैं, लोजपा वाले भी शामिल हैं, और भी कई पार्टियां हैं जो एनडीए के हैं, घटक दलों के, वो सारे हैं, उनका भी है, मांझी जी का भी है, सारा लोग है, कुशवाहा जी के बाकी लोग हैं। कोई व्यक्ति असक गाली गलौज उलूल जुलूल बकते हम मुझे नहीं मिला है। नहीं, इसके अलावा एक जो मैटर है, जिस फैक्टर को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं कि परिवारवाद, परिवार को उन्होंने नहीं बढ़ाया, उनके साथ वाले जितने हैं
आप एक तरफ लालू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, बेटा को, भाई काबिल होगा तो उसका बेटा को मिलेगा ना। अब यहां देखिए गायघाट की बात करें, दिनेश सिंह जी की बेटी काबिल है, पढ़ी लिखी है, अब उनको अगर मौका मिला है तो लालू अपना बेटा को मौका देना तो क्या दिक्कत है? नहीं तो लालू जो है स्वार्थवाद कर रहे हैं। अब बेटावाद से स्वार्थवाद पर हम कहेंगे, एक बेटा को जो है देश निकाला देते हैं, उनका जो देश है मतलब उनका जो स्टेट है जहां वो परिवार जिसको मान लीजिए, एक बेटा को परिवार से धक्का दे करके निकाल देते हैं और एक बेटा को जो है समारोह कर रहे हैं। तो ये कौन सा वो जो है बीज बो रहे हैं बिहार में? जब वो अपने परिवार के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार का क्या न्याय करेंगे? फिर वही लाठी तंत्र आ जाएगा लोकतंत्र के बाद। मान रहे हैं सभी पार्टियों में परिवारवाद है जी, सभी पार्टी में है, लेकिन जो ये आपका तीर्थ जदयू का जो पार्टी है इसमें परिवारवाद हमको नहीं देखने को मिला। अब आप इल्जाम लगाइएगा कि दिनेश लॉन्च करने का प्रयास तो किया गया था जदयू में, निशांत जी को लॉन्च करने का प्रयास तो किया गया, वो लॉन्च हो नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। निशांत जी जो है वो पढ़ा लिखा ज़हीन लड़का है, ठीक है, और राजनीति का जो कुत्सित खेल है, गंदा खेल है, वो उस साफ दिल लड़के को नहीं पसंद आया। वो लॉन्च करने का कोशिश नहीं किया गया था, ऐसा बात नहीं था। नहीं, तमाम जगह बैनर पोस्टर लगे, तमाम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे वहां कि दूसरे पार्टी वाले मुर्दाबाद और प्रशांत जी जिंदाबाद, ये सब तो नारे लगे। नहीं, कोशिश तो हुई। गौतम बुद्ध भी तो उनको राज्य मिला था, तो राज्य छोड़ करके और नई पत्नी को छोड़ करके क्यों गए थे? हो सकता है कि नीतीश जी के पुत्र में भी वही विरक्ति आ गई हो राजनीति के प्रति, मोक्ष की तरफ वो भी निकल गए। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ प्लान किए हो। उनके फादर जो है पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स के एक्सट्रीम पॉइंट तक गए, उनका बेटा हो सकता है। अच्छा, आप जदयू की चर्चा कर रहे हैं, तो हम गायघाट से अगर जदयू की चर्चा करें तो जदयू के अभी प्रत्याशी हैं कोमल सिंह, क्या विकास का एजेंडा आप उनको दिए हैं कि गायघाट के लिए क्या विकास? मैंने नहीं दिया, वो खुद बताइए हमें, जैसा उनसे हमारा चर्चा हुआ, और उसके बाद ही मैं जदयू के लिए काम करना शुरू किया। पहला जो उनका ये था कि वो कहीं भी जा रही हैं तो मैंने देखा है कि लोग जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं बोलती है, साथ में कार्यकर्ता रहता है जो डायरी में नोट करता जा रहा है, कहती हैं लिखो। अब कोई कहा कि हमारा सड़क नहीं है तो पंप नाली गाली का जो काम किया था वो नहीं ठीक काम कर रहा है, या जो भी चीज़ है, बिजली का दिक्कत है, हम लोग को बार बार लाइट चला जाता है, हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, हमको ये नहीं, वो सब छोटा नोट रही है। उनसे जो की बात, जैसा कोमल जी का क्यों सवाल पूछे कि इलेक्शन जीतने के बाद जब आप चले जाइएगा झारखंड या जाकर के मुजफ्फरपुर में कान में कड़ुआ तेल डाल करके सो जाइएगा तो फिर गायघाट का जनता का क्या होगा? तो बड़ा अच्छा जवाब दी वो, कही कि कैसे सोएंगे। आज का जो युग है वो व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, और लगभग इंटरनेट और नेटवर्क से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है। आप लोग जो सक्षम कार्यकर्ता हैं, जब वहाँ क्षेत्र में घूमिएगा और क्षेत्र में सब जगह, उन्होंने कहा कि मैंने केवल इलेक्शन के लिए अपना नेटवर्क नहीं डेवलप किया है, हम उस लोग तो उनके ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पिछले बार इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में ही दिखाई देती हैं, पिछले बार इलेक्शन जब खत्म हुआ तो जैसा कि आरोप लगा रहे हैं राजद वाले कि फिर 4.5 साल दिखाई नहीं दी वो बात। और दूसरा, आपने जो सवाल किया कि अभी जाकर के गांव उनके जो कार्यकर्ता है वो लिखाते हैं और वो लिखते जाते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इसी क्षेत्र के उनके पिता एमएलसी भी हैं, उन्होंने कितने बार लिखवाया है, अभी इलेक्शन आया तो मैंने देखा वो कितने क्षेत्र में जाता है, हालांकि मुखिया बनवाया हो, कौन सा मुखिया जो उनसे डायरेक्ट टाई अप नहीं है, आखिर अब कौन सा विकास, ये आकर के कौन सा ऐसा नया मॉडल ला देंगे? आज से 3 साल पहले जो विकास हुआ था, 3 साल में नीतीश कुमार शिथिल हुए हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि शायद वो अल्जाइमर से पीड़ित हैं। और नहीं, गायघाट की हम बात कर रहे हैं, जैसे लगा 30 साल अभी उनकी 10 से 15 उनकी पत्नी रही है, और अब कोमल सिंह आकर के कह रही कि हम अगर क्षेत्र में, ये मजाक नहीं लग रहा, मजाक कि हम गाँव लिख रहे हैं कि कौन गाँव में क्या करना है। देखिए, वो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, दिनेश एमएलसी भी है, जिला परिषद का जितना फंड मिला या जितना योजना उनके पास होगा, जैसे मान लिया जाए कि जिला परिषद को 2
किलोमीटर ही रोड बनाना है, और कोई रोड जो है टूटा हुआ है, तो रोड किसी जाएगा, दिनेश नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो का जिला परिषद के सदस्य हैं, उनसे थोड़ा जितना भी काम तो सबको उन्होंने काम दिया है। ये अलग कुछ मतभेद है, टाइमली पेमेंट नहीं पाए, उसमें दिनेश सिंह की गलती नहीं है। उसमें गलती ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है, जो जिला सदस्य हैं वो लोग सही पे नहीं किया है। ये लोग अब कोई बिना जीएसटी वाला इसको विभाग पे डालना चाह रहे हैं जी, विभाग नहीं है। दिनेश बाबू जो हैं वो अपना काम करते हैं और उनको दिल्ली। अच्छा, इसमें एक सवाल राजीव रंजन लेते हैं, क्योंकि अभी लोजपा में प्रखंड अध्यक्ष हैं। क्या विकास करवाना चाह रहे हैं? क्या इसी को अब जो है यही रह गया? नहीं, एक पहले सवाल सुन लीजिए। जैसे सर ने कहा कि अब कोमल सिंह घूम रही हैं और एक साथ में रखती हैं नोट करते जाओ। दिनेश सिंह 40 साल से लगभग सेवा दे लोगों ने उनको बना। क्या अभी तक वो चीजें दिनेश सिंह जी को नहीं करना चाहिए? तो ये इलेक्शन का सिर्फ मुद्दा नहीं लग रहा है? सबसे पहले तो हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ विधानसभा की चर्चा हो, और यहाँ जो लड़ाई है ये महागठबंधन और एनडीए की है। एक बीच में प्रशांत किशोर जी आए हैं, जिनको छोड़ के दिया है उनको हटाइए। हम महागठबंधन और एनडीए की बात करेंगे तो आप पिछले 15 साल जो 1990 से 2005 था, उस और जो 2005 से 2020 तक करना है, इस पर बढ़ा कीजिए। और उस पंचायती का व्यवस्था होगा वहां करेंगे। अभी हम लोग का जो मुद्दे पे हम कर रहे हैं, यहाँ हम लोग को मुख्यमंत्री बनाने की बात है, यहाँ हम लोग को सरकार लाने की बात है, और हम लोग इस पे चलेंगे। क्षेत्र में विधायक के द्वारा विकास करने की बात है। कौन बेहतर विकास विधायक करेगा? क्षेत्र में विकास वही करेगा जो सरकार में होगा। पिछले 10 साल से हम लोग महागठबंधन के लालटेन प्रत्याशी, चाहे वो महेश्वर यादव हो या वो निरंजन जी हो, हम दोनों को हम लोग देखते आ रहे हैं। पूरे बिहार जहां विकास कर रही है, वहां घाट जो है अभी भी तरस रही है। ठीक है, जो विकास हो रहा है, जैसे विद्यालय का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, वो हो रही है। लेकिन जहां विधायक को विकास करना है, वहां हम लोग के विधायक जो है, चाहे वो जिस कारण से भी हो, ईर्ष्या से हो या आलस से हो, या विकास नहीं करना चाहे, जनता के लिए उनको दर्द नहीं हो, वो विकास 10 साल से गाय घाट कर नहीं हो रहा है। इसमें एक सवाल आपने दिया है, सरकार नहीं रहे तो विधायक काम नहीं कर पाते। नहीं, सरकार नहीं रहने पर विधायक नहीं चाहता है कि हम जो काम करें इसका श्रेय उस सरकार को जाए। अभी 10 साल से आरजेडी का यहाँ पे विधायक लगातार रहे हैं। अभी जितना भी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मुखिया की बात कर रहे हैं, लोग वार्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग पहले विधानसभा पर आते हैं कि ये 10 साल क्या विकास किए ये आरजेडी के जो विधायक रहे हैं, दोनों रहे हैं। अभी जो किरण जी बोल रहे हैं, किरण जी के पिताजी भी 5 साल रहे हैं, निरंजन जी भी 5 साल से हैं, क्या विकास हुआ है? लेकिन एक तरफ आप सरकार की विकास की बात कीजिए तो आप देखिए, वो 1990 से 2000 तक की काल पोल होता था, हम लोग भी बचपन यहाँ बिताए हैं। बिजली का पोल देख रहे हैं, ये सारा बिजली का पोल 1990 से पहले गड़ गया था, लेकिन किसी भी पोल पे तार नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, मिट्टी तेल से नहीं, वो दौर हम लोगों ने देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या अभी 20 साल सरकार रहने के बाद हम क्या 1990 को कोसते रहे हैं? अभी उसी को कोस करके अभी एक मिनट हमसे नहीं, लेकिन हम सब जरूर देंगे। हम लोग के राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने कहा, इस लोकतंत्र में हम सभी नागरिक को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था जब सही से चल रहा होगा तो उस समय कुछ शिकारी लोग होंगे जो आएंगे और जाल बिछाएंगे, दाना भी डालेंगे। लोभ से हम लोग को उस पर फंसना नहीं है। अभी जो विकास का रफ्तार हो रहा है, इसको आप ही मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि जो 1900 से 2005 तक की काल थी वो और थी, और ये जो 2005 से और 2025 तक की काल है ये और है, तो दोनों में अंतर है। और अभी जो 1990 के काल में जिन माता के काल को लाया, वो बनाया, आज वो के लिए जनता भी समझ रही है कि आखिर ये जो 20 साल के काल है, इसको मैं क्यों बदलूं? ऐसा
कोई मुद्दा बताइए इस कारण से बदल दूं, ये बन रही है, ये गलत है, इसके लिए बदल दूं। बहुत अच्छी बहुत बात आपने कहा। इस पे हम क्योंकि जन सुराज से पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पूर्व प्रखंड प्रवक्ता हैं, नहीं एक मिनट बिल्कुल नहीं, एक मिनट पहले इनसे सवाल जरा इसी में हम ले लें कि आप जो है जिस प्रकार से प्रभावित होकर के आप जन सुराज में गए थे कि बिहार में इंडस्ट्री जाना चाहिए, 20 साल में कितने इंडस्ट्रीज लगे और इस 20 साल के स्वर्णिम काल जिसको आप लोग स्वर्णिम काल बता रहे हैं, इस स्वर्णिम काल में क्या पलायन रुक पाया, जो मेन मुद्दा था जिसको लेकर के आप भी सहमत थे और जन सुराज में रहे? ब्रह्मदेव जी कितना सहमत? एक मिनट एक जो बात आप कर रहे हैं उसका भी जवाब मैं दे देता हूं एक साथ, जी भी सुन लेंगे हम। हाँ, देते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा इंडस्ट्री कहाँ आया और ये कहाँ आया। एक बात बताइए, हमारे घर के आगे वो तालाब है, वो 10 कट्ठा का प्लॉट है और एक 10 कट्ठा का ये भी प्लॉट है जो इस घर से बाहर है। हमको मकान बनाना होगा, कहाँ पे मकान का नींव तुरंत पड़ जाएगा सो बताइए। अगर समतल मिट्टी पे नींव है, एक होता है कि अंडरग्राउंड मकान बनाना, उसको छोड़ दीजिए, समतल मिट्टी पर मकान बनाना है तो कहाँ बनेगा? अच्छा, तो यहाँ बनेगा? नहीं, क्या हम उसके लिए मतलब 20 साल कम लग रहा है उस गड्ढा को भरने के लिए? 20 साल कम नहीं लग रहा है। 20 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं है, एक साल में 365 दिन होता है, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन पर डे आगे बढ़ने का काम ये बिहार नहीं किया है। आज उस जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं जहां महागठबंधन कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा, जो उनके पास इस चीज का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, बिना गणित की बात करते हैं, बिना आंकड़े की बात करते हैं। लेकिन एनडीए भी बोल रही है कि मैं हर परिवार में रोजगार दूंगा, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि मैं सरकारी रोजगार ही दूंगा। वो व्यवस्था 35 करोड़ से लेकर के हम लोग 3.5 लाख करोड़ तक का बजट पे हम आए हैं। निश्चित तौर से हमारा बिहार विकास किया है और इन विकास के मुद्दों पे हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं और जो चीज हम देख रहे हैं, आज हम लोग घर से निकले हैं तो शायद किसी भी गांव में जाने के लिए शायद हम लोग को मिट्टी नहीं मिलता है, मिट्टी पांव में नहीं लगेगा। ये देन जो है वास्तव में नीतीश कुमार को लेकर के ही चर्चाएं भी हो रही है, लोग भी सुबह को भी समझ रहे हैं। लेकिन जिसको लेकर के मूल चर्चा था, जिसको लेकर के जन सुराज पार्टी दमखम से आई और तमाम लोग जो वास्तव में बिहार का भला चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि वास्तव में बिहार किस प्रकार से डेवलप हो, यहां के लोगों को हम लोगों ने देखा है अभी कि कितने लोग ट्रेन में भर भर करके, क्या बैठने का जगह नहीं, खड़ा होने का जगह नहीं, गेट पे लटक करके लोग आए हैं। तो ये कौन दिया? ये कब सुधरेगा? 20 साल के बाद कितना समय चाहिए सर कितना समय चाहिए? अच्छा, अब आप देखिए जन सुराज पार्टी में जो अच्छे लोग थे अब वहां से निकलना शुरू कर चुके हैं। आनंद मिश्रा आज वो बीजेपी में है। मैं एक फौजी रहा हूं, कारगिल लड़ा हुआ आदमी हूं, क्यों हम जन सुराज छोड़े? ज्यादातर पदाधिकारी उसमें शामिल थे जी, देश प्रेमी। नहीं, ये शुरू में बहुत ही अच्छा चमकीला चीज लाते हैं, अब बाद में उसके पीछे जाइए तो इतना विभत्स उसका रूप है। अब आप देखिए कि अशोक सिंह जो यहाँ के अभी प्रत्याशी हैं, वो कभी जन सुराज का मेंबर ही नहीं था और सडन जो है उससे पैसा लेकर के उसको टिकट दे दिया जाता है। और यहाँ पर जो है राजपूत वोट को डैमेज करने के लिए उनको इसलिए लाया गया है कि वो महागठबंधन के साथ पैक्ट किए हुए हैं। प्रशांत किशोर, वो राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी हो, उनके लिए यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। अब आ जाते हैं हम घाट विधानसभा क्षेत्र की बात पर। गायघाट में जो बदलाव की जो बात है, जब मैंने पूछा प्रत्याशियों से, कोमल ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बोली मेरा टॉप प्रायोरिटी में रहेगा वाटर ग्रिड मैनेजमेंट, जिस पर कोई अभी तक चर्चा नहीं चला था। प्रभात खबर का भी चुनाव एक्सप्रेस मैंने गायघाट में देखा था, वहां भी सारे प्रत्याशी थे, अशोक सिंह भी थे, सरवन सिंह भी थे, प्रभात किरण भी थे। ये लोग वाटर ग्रिड मैनेजमेंट का चर्चा ही नहीं किया। ये लड़की पहला बार हमको वाटर ग्रिड मैनेजमेंट के बारे में बोली, मैं भी नहीं जानता था। मैं पूछा कैसे, क्या है ये, तो बोली कि बागमती से और जो नदियां का यहाँ पर लखनदेई वगैरह से जो उल्टा पानी आता है या पानी का जो यहाँ पर जल विप्लव आता है और साल के लगभग 5-6 महीने खराब हो जाते हैं। तो उसने कहा जो बागमती प्रोजेक्ट है, सबसे पहले मैं उस पर फोकस करूंगी। बागमती प्रोजेक्ट को एक स्ट्रीमलाइन करके यहाँ से नहर का जो है पूरा सारा सिस्टम को हम देखेंगे। तो अब बहुत ही बात यह है कि उसने, लड़की ने इतना अच्छी तरीके से हमको बताया कि वाटर क्या एक वाटर मैनेजमेंट से ही गायघाट का सबसे बड़ा चीज है। इरिगेशन पर लाखों रुपया खर्चा होने के बाद भी
सब जगह थोड़ा थोड़ा वाटर ग्रिड मैनेजमेंट का सिस्टम दिख रहा है। गायघाट में वाटर ग्रिड मैनेजमेंट नहीं, गायघाट में से ज्यादा बाढ़ है। वो प्रोजेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गायघाट सेंट्रल सेंटर भी हो, लेकिन उसको रेकमेंड किया विधायक ही ना पॉइंट उठाएगा सदन में, तभी तो होगा एक पॉइंट। और हम आते हैं दूसरा पॉइंट उसका ये था कि हर एक 15 दिन पर मैं या मेरी टीम, वो बोली है मैं और मेरी टीम, हम दोनों यदि हम हैं तो हम रहेंगे, नहीं तो हमारी टीम रहेगी। हर एक 15 दिन पर गायघाट, कटरा और बंदरा, ये तीनों प्रखंड कार्यालय पर विधायक का जनता दरबार लगेगा, जिसमें सारा जो जनता है उससे आवेदन हम लेंगे। आवेदन को प्रॉपर आईडी नंबर दिया जाएगा, स्टैंप लगेगा, रजिस्टर में एंट्री होगी, वो रजिस्टर मुझे पुटअप होगा। और जिस विभाग से अगर अंचल का मैटर आया है, प्रखंड का मैटर आया है, एमओ का मैटर आया है, एजुकेशन का मैटर आया है, उस कंसर्निंग विभाग को भेजा जाएगा। उनको मात्र 30 दिन का टाइम दिया जाएगा और अगला जो जनता दरबार होगा उस जनता दरबार में वो पदाधिकारी उपस्थित होकर के हर एक आवेदन का डिस्पोजल इन रिटर्न जो है हमें देगा और हम फिर जनता को उसको डिस्पर्स करेंगे, देंगे। विधायक बनेंगे तो जी, अभी तक विधायक नहीं थे। इस प्रकार के ट्रस्ट अगर वो गायघाट के लिए सोच रहे हैं, तमाम हम प्रत्याशी सभी की हम बात कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी ऐसा जो अभी तक इस प्रकार का सुधि लेने वाला, इसको क्यों ना केवल चुनाव के प्रचार का एक प्रोपगेंडा माना जाए? क्योंकि इससे पहले क्या जनता का जो ट्रस्ट जनता थी, इसको लेकर के क्या इन प्रत्याशियों की नजर में कोई दया भाव नहीं था, कोई सेवा का भावना नहीं था? अचानक इलेक्शन में यह भावना उत्पन्न हो जाता है। सिर्फ ये आपको एक चुनावी एजेंडा नहीं लग रहा? ये सवाल कोमल से हमारी हुई थी, इस पर उसने क्या कहा मैं बताती हूँ। ये उन्होंने कहा कि भाई एक चीज है, एक लड़की होने के नाते मेरे ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले उसका कैरियर था, जब कैरियर MBA वगैरह कर रही थी, उसके बाद कैरियर खत्म होने के बाद उनके पिताजी इथेनॉल वगैरह का फैक्ट्री किया, तो इंटरप्रेन्योरशिप में चली गई कैरियर खत्म होने के बाद। जब इंटरप्रेन्योरशिप में गई है उसके बाद उनका मैरिज हो गया। मैरिज होने के बाद अब डिस्पोजल ये था, उनके हस्बैंड या उनके जो इन लॉज हैं ससुराल में, पंचम बाबू की पुतो है वो, पंचम बाबू के फैमिली को भी मैं बड़ा करीब से जानता हूँ रांची में। तो वो जो है वो लोग से एक कंसेंट चाहिए ना भाई, वो पॉलिटिकली अब एक्टिव होने जा रही है। तो ये जो फेज 5 साल का है उसका कैरियर बिल्डिंग का, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके बाद उसके मैरिज का, ये 3 चीज को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थी और वो फुली सेटल्ड है। उसका कैरियर भी मतलब जो बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। इलेक्शन आ गया, वास्तव में एक्टिव होना स्वाभाविक है। ऐसे में राजीव रंजन जी क्या लग रहा है, ये आप इथेनॉल, बहुत अच्छा आपने इथेनॉल प्लांट लगाया, कहाँ लगाया? पारू में, साहिबगंज वहां जाके आपने लगाया। गायघाट के लिए आपने कितना विकास का काम किया? गायघाट के युवाओं के लिए, गायघाट के युवाओं के लिए भी प्लांट पे काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ भी उस तरह का प्लांट लगेगा जहाँ गायघाट के लोकल लोगों को रोजगार के लिए गायघाट से भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो तेजस्वी की ज्यादा जैसे बात नहीं करेंगे कि सरकारी नौकरी हर विद्यालय में फिर से भर देंगे टीचर के अलावा भी, लेकिन ऐसा प्लांट व्यवस्था गायघाट की धरती पे रहेगी कि गायघाट के लोगों को अपने विधानसभा के अंदर रोजगार मिलेगा। जैसे अभी ये वैशाली में पूरा, वैशाली में बीना देवी है, लगातार काम हो रहे हैं। और फिलहाल हम लोग तमाम चर्चा तो किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा और भी रहा कि रोड को लेकर के जो समस्याएं थी, पिलखी का रोड बंदरा में जो था, इसको भी चूंकि स्थानीय आपके भी सहयोगी थे उसमें धरना अनशन में, जी अवधेश जी जो अवधेश महतो जी थे, जो वहां और भी उनके साथ पूरी टीम थी, आपके टीम के मुख्य अंग थे वो जी। लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया, उन्होंने जो पहल किया कि वास्तव में प्रशासन को जगाया जाए, सरकार को जगाया जाए और उस जो मेन लाइन की रोड है उसको कम से कम लोगों के आवागमन के लिए सुविधा कैसे हो, बेहतर रोड कैसे बने, इसको लेकर के अनशन किया। उसमें अनशन करने पहुंचे निवर्तमान विधायक निरंजन राय, रात्रि विश्राम भी किए, लेकिन उसके बाद फिर पुनः उस जो पूरा कैंप था उसको हाईजेक कर लिया गया। दोनों हाईजेक करने का कोशिश किए। एक तरफ आरजेडी के विधायक हाईजेक करने का प्रयास किए, जो कि वहां दूसरी चले गए, तमाम अपने प्रदेश स्तर के नेता को लाकर के मुर्दाबाद करवा लिए। दूसरी तरफ कोमल सिंह इसको हाईजेक करने कामयाब। कैसे देखते हैं, क्या विकास लेके ये सभी देखिए हाईजैक तो कोई नहीं किया,
क्योंकि अपहरण का जो कल्चर था वो लालू यादव के टाइम में समाप्त हो चुका था। तो मैं इसको हाईजैक नहीं बोलूंगा, हाँ अपने प्रभाव में लेने के प्रयास किया दोनों नेताओं ने। तो कोमल है वो उतना सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, कामयाब हो गई नहीं सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, वो उतना मंजी हुई पॉलिटिशियन नहीं है। निरंजन राय 5 साल से थोड़ा बहुत सीखे हैं, बेसिकली ही इज ए बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन से ट्रांसपोज किए हैं पॉलिटिशियन में। कोमल जो है एक पढ़ी लिखी यंग एंड डायनेमिक लड़की है, वो ट्रांसपोज कर रही है पॉलिटिक्स में, ठीक है। कोमल को एक पैट्रोनेज मिला है अपने मदर फादर साइड से, गाइडेंस मिल रहा है या जो भी है, जबकि निरंजन राय को कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिला है, उनका पॉलिटिकल एंसेस्ट्री नहीं रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि वो जो बंदरा वाला जो आप बता रहे हैं, पिलखी वाला उसका फायदा किसको मिलने जा रहा है? जी, वो जो पियर थाना होते जो रोड जाती है, पिलखी से लेकर के जो अवधेश महतो की जिसने आपने चर्चा किया, वो इस सड़क का ये पर वो बड़ा दुखी थे कि अगर चिकना सड़क बन जाएगा तो हमको बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सड़क अच्छा बनेगा तो आपको कैसे समस्या हो जाएगा? तो कहे कि हम आलू बहुत उपजाते हैं और आलू बेचने जब ले जाते हैं तो उस सड़क में टेलर में डाल के जब आलू ले जाते हैं तो गड्ढा होने के वजह से बड़का आलू ऊपर आ जाता है, छोटका आलू नीचे चला जाता है। तो हमारा बड़ा बड़ा आलू दूर से दिखता है आड़ती लोग को और हमारा पूरा टेलर बिक जाता है। अब जब चिकना सड़क हो जाएगा तो बड़का आलू और छोटका आलू सब मिल करके रहेगा, हमारा आलू में हमको फायदा नहीं होगा। हम कहे तब फिर आप धरना पर क्यों बैठे हैं? तो कहे कि हंस करके कहे कि हम भी चाहते हैं सड़क बन जाए। ढोली रतवारा पुल पर इसी तरह से तो किसको फायदा मिलने वाला है? विधायक थे और आपको फिर आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई। रंजन जी, आपसे अगर पूछें कि क्या लग रहा है उसका फायदा किसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जनता को फायदा मिलेगा, कोमल सिंह आएगी, वो रोड कंप्लीट रहेगा। और नहीं, रोड तो काम शुरू हो गया हुआ है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो वहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिस धरना पे लोग 3 मांगों को लेकर के बैठे हुए थे, विधायक ने जब पोस्ट किया तो अपने एक मांग को हटा दिया, जो रोड में गुणवत्ताहीन कार्यों को लेकर के दर्शाया गया था और उसको लेकर के लोग बैठे हुए थे। बहुत बड़ा सवाल बना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि देखना बाकी होगा 14 तारीख का जो परिणाम आएगा उसमें क्या रिजल्ट लेकर के आता है, किसको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मिनट, इसमें हाँ उस सड़क की हमने बात किया, लेकिन उस सड़क के साथ साथ बहुत सारे, चूंकि मेन लाइन था वो और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था पिछले बार से लेकर के अभी तक का, जिसको इस बार दोनों लोगों ने इसका फायदा लेने का प्रयास किया, लेकिन जनता किसको फायदा देगी? ये निकम्मी जनता फायदा किसको देगी ये देखना बाकी होगा। 10 साल जो आरजेडी की विधायक रही है, इसके कारण जनता को परेशानी हुआ है। इस बार एनडीए का विधायक यहाँ आएगा, एनडीए की सरकार में शिलान्यास पे तो उनका बोर्ड लगा हुआ है। सड़क टूटी हुई नहीं रहती है। नीतीश जी के सरकार में अगर किसी विधानसभा के अंदर सड़क टूटी हुई है तो ये विधायक की लापरवाही है। पूरे बिहार में देखिएगा हर जगह लापरवाही किसका है और इसका जवाब जनता देगी, और जनता जो जवाब देगी। तमाम दर्शकों से अपील कि 6 तारीख को मतदान करने जरूर जाइए, बेहतर नेता को चुनिए ताकि इस प्रकार की समस्या से मुख्तसर सी बात मैं आपको कह देता हूं, हाँ, मुख्तसर सी बात छोटे में जी, एमवाई समीकरण, उसके बाद पचफोरना और राजपूत समीकरण और भूमिहार समीकरण, ठीक है, ये दोनों में मेन लड़ाई है। और पचफोरना, राजपूत, भूमिहार और कुछ सवर्ण जैसे लाला वगैरह नहीं है, वो लोग एक तरफ दिख रहे हैं, दैट इज ऑन एनडीए, और एमवाई समीकरण एक तरफ दिख रही है। राजपूत समीकरण एक साथ है कि नहीं है? राजपूत समीकरण भी एक साथ है, क्योंकि क्या एसोसिएशन का कोई फैक्टर नहीं, छोटा मोटा ये जो चुनाव है ये जात की है, और इसमें आप जाति, हम लोग बिहार में है, हम लोग बिहार में है, ये भूलिए नहीं, हम लोग बिहार में है। और बिहार ये 1990 और 95 वाली नहीं है जिसमें जात में बांटिएगा। यादव भी समझदार हो चुके हैं, सभी जात मुठ बना चुके हैं कि विकास की तरफ जाना है और जहां विकास की रफ्तार चल रही है वहां ब्रेक नहीं लगाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग का हमारे चैनल से बात करने के लिए। वास्तव में विकास जहां हो, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार जैसा राज्य अगर विकसित करेगा तो हमारा भारत देश भी विकसित कर जाएगा। ऐसी हमारी अपेक्षाएं तमाम दर्शकों से कि आप 6 तारीख को मतदान करने जरूर जाइएगा, बेहतर नेता को चुनिएगा ताकि आपके क्षेत्र में बहुत बेहतर विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आज हम लोगों ने जो चर्चा किया गायघाट विधानसभा मुद्दे में, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला